यस, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट फंड। अब इन्वेस्टमेंट फंड में होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड दो कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर से पैसा लेते हैं, मतलब अपने पास पैसा लेते हैं, उस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो वो कैटेगरी वन कुछ होते हैं, दीज आर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। वो क्या करते हैं, जो कैटेगरी वन इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, स्टार्टअप्स, एसएमई, सोशल और इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट्स, जैसे वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स उन्हें कहा जा सकता है, इस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा होता है कैटेगरी टू। कैटेगरी टू इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या करते हैं, इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए और डेब्ट इक्विटी फंड्स हो गए, राइट, वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट इन तरीकों से होता है। सो वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। अब ये करते क्या है, यूनिट होल्डर्स को यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। अब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा अभी हमने देखा था कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के अंदर, वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट। अब वहां से जो भी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट फंड को, वहां से जो भी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट फंड को, इसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द यूनिट होल्डर्स, राइट। सो दिस इज द मॉडल, दिस इज द बिजनेस मॉडल, राइट, कि यूनिट होल्डर भी क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल यूनिट होल्डर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता स्टार्टअप्स में और उनमें, तो क्या करते हैं, कई सारे क्यूमुलेटिव इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं, एक प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फंड का सेटअप तैयार करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन दी कैटेगरी वन और कैटेगरी टू टाइप में, राइट। सो अब यहाँ पर जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको इनकम होती है, राइट। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया है इन्वेस्टमेंट फंड के केस में कि उनको जो भी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट फंड को, सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी एक्सेप्ट पीजीबीपी, ठीक है ना, एक्सेप्ट पीजीबीपी, मतलब सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी एक्सेप्ट पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स देना है, बाकी इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स नहीं देना है। और जब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू द यूनिट होल्डर्स इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है ना, इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम नेचर की इनकम इन द सेम प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसा हमने बिजनेस ट्रस्ट में देखा था, सेम वैसा ही है। तो जब ये इनकम इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द यूनिट होल्डर्स, तो यूनिट होल्डर के लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी एक्सेप्ट पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल हो गई, तो ये इनकम वापस से यूनिट होल्डर्स को टैक्सेबल नहीं होगी। और पीजीबीपी के अलावा जो भी इनकम थी इन्वेस्टमेंट फंड को एग्जेम्प्ट थी, तो वो इनकम यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। अब देखो सर किस तरीके से टैक्स लगेगा, ये बोलता है देखो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी। सर पीजीबीपी पे भी तो टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी के फॉर्म में है या फर्म के फॉर्म में है तो 30% से उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट फंड किसी अदर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो एमएमआर 42.744 एमएमआर से टैक्स इंपोज किया जाएगा। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट का जो इनकॉर्पोरेशन है वो या कंपनी या फर्म के फॉर्म में हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये इन्वेस्टमेंट फंड जो कंस्टिट्यूट हुई है वो कंपनी या फर्म के रूप में कॉन्स्टिट्यूट है, तब तो 30% से टैक्सेबल हो जाएगा, अदर है तो एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट। ओनली द पीजीबीपी इनकम वाला पोर्शन, बाकी इनकम तो इनकी एग्जेम्प्ट है, बाकी इनकम इनके लिए एग्जेम्प्ट है, तो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। किस रेट से टैक्सेबल होगी सर, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी। एक चीज ध्यान रखना सर, जब इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है, तो यहां इन्वेस्टमेंट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 194 LBB के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की। जैसे हमने बिजनेस ट्रस्ट के केस में एलबीए में देखा था कि उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वैसे ही एलबीए में एलबीबी के अंदर इन्वेस्टमेंट फंड को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से टीडीएस डिडक्ट करेगा, ये बोलता है कि सर अगर किसी एनआर या फॉरेन कंपनी को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो रेट इन फोर्स, और अगर किसी अदर को अगर आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन एलबीबी, राइट। अब यहां आता है दूसरा पोर्शन, आता है इनकम डीम्ड टू बी क्रेडिटेड टू यूनिट होल्डर्स। हमने वहां पे भी देखा था कि बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। यहां पर डीम्ड टू बी क्रेडिटेड टू यूनिट होल्डर, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन में तो ये कंसेप्ट लगेगा, बिजनेस ट्रस्ट में कंसेप्ट नहीं था। सुनना क्या कंसेप्ट है, मान लो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम है 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए में इन्होंने क्या किया, 90 रुपए या 95 रुपए तो इन्होंने क्या कर दिए, 95 रुपए तो इन्होंने किसको दे दिए, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 5 रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूट टू यूनिट होल्डर्स, बट 5 रुपए इन्होंने नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां इन्होंने क्या बोला है, यहां इन्होंने बोला है कि एट द ईयर एंड
आपने 100 रुपए कमाए ड्यूरिंग द ईयर, आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 95 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट 5 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। बट एट द ईयर एंड अगर ये 5 रुपए का बैलेंस इन्वेस्टमेंट फंड के पास पड़ा है एज ए नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा और ये यूनिट होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप तो सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखना कि भाई अगर 100 रुपए अगर ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट फंड ने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए ही टैक्सेबल होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, इररिलेवेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, इररिलेवेंट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि मान लो आपने 100 रुपए में से मान लो 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो 40 रुपए एट द ईयर एंड आपके पास पड़े हैं, डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिए जाएंगे। मतलब 100 रुपए के 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिए जाएंगे। और वहां पर 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिए गए हैं, तो यहां पर 194 LBB भी यही बोलता है भैया 100 रुपए पे तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा, जो भी अपन ने रेट देखी है उस रेट से। ठीक है, और यूनिट होल्डर के लिए भी 100 रुपए के हिसाब से ही टैक्सेबिलिटी होगा, भले ही उसे अमाउंट कम रिसीव हुई हो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है 100 रुपए में से 60 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 40 रुपए नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये 40 रुपए फ्यूचर में, अब 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए बट डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हुए उस ईयर में आपको टैक्सेबल हो गए। अब इसे फ्यूचर में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो टैक्सेबल होंगे क्या, नहीं, फ्यूचर में ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ध्यान रखना इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, नॉट फॉर द बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट में तो जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वही इनकम मानी जाएगी। ठीक है ना, वहां डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का कंसेप्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है इनकम इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम नेचर की एसेट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। जो बिजनेस ट्रस्ट में हमने देखा था कि जो भी इनका सेम प्रोपोर्शन में इनकम आ रही है उसी प्रोपोर्शन में ये यूनिट होल्डर की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा 139 4F में इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जैसे 4E में हमने देखा था बिजनेस ट्रस्ट के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, वैसे इनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है कि सर समझ में आ गया कि कौन सी यूनिट, हमने क्या देखा था सर, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एक्सेप्ट पीजीबीपी सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। अब पीजीबीपी टैक्सेबल है सर अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म के रूप में है तो 30% है, और अदर फॉर्म में है तो जो भी रेट इन फोर्स, ठीक है ना, जो भी रेट इन फोर्स, सॉरी यस एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट रेट इन फोर्स, एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, कंपनी और फॉर्म है तो 30% से टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी का इनकम, और अदर फॉर्म में है तो एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो इनकम यूनिट होल्डर्स बिजनेस ट्रस्ट को टैक्सेबल हुई है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी यूनिट होल्डर्स के लिए, मतलब पीजीबीपी का इनकम टैक्सेबल हो गया है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, तो यूनिट होल्डर को एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है इन्वेस्टमेंट फंड को, वो यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगी। किस रेट से टैक्सेबल होगी, नॉर्मल टैक्स रेट से। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आता है कि सर अगर मान लो कोई लॉस हो, लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, सर क्या लॉस पास आउट होगा? जैसे आप इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम को आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द यूनिट होल्डर्स एक्सेप्ट पीजीबीपी, तो सर क्या उनका लॉस भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ट्रांसफर करोगे? तो यहां पर पहले तो कुछ भी नहीं था, 18-19 तक तो कुछ भी नहीं था, 19-20 से अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया यस पीजीबीपी के अलावा कोई भी अगर लॉस है तो यस उसे पास आउट किया जाएगा टू द यूनिट होल्डर्स। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, देखो पीजीबीपी का इनकम तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल है, तो पीजीबीपी का अगर कोई भी लॉस होगा तो वो इन्वेस्टमेंट फंड ही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन पीजीबीपी के अलावा अगर कोई इनकम है तो उस केस में अगर उसका कोई लॉस है, प्रीवियस ईयर का कोई भी लॉस है, पहले तो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम से सेट ऑफ हो पा रहा है क्या वो देख लो। इन्वेस्टमेंट फंड की अगर किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो पा रहा है तो पहले तो वहां सेट ऑफ कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दो, यूनिट होल्डर उसका बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है ना, बट इन्होंने बोला सर पहले 31 मार्च 2019 तक तो कुछ भी नहीं था, मतलब 18-19 में ये प्रोविजन नहीं था, 19-20 से ये प्रोविजन लाया गया, प्रीवियस ईयर 19-20 से ये प्रोविजन लाया गया। तो इन्होंने बोला सर 31/3/2019 को जो भी लॉस पड़ा है उसका क्या करें? इन्होंने बोला कि सर अगर 31/3/2019 तक जो भी लॉस आपका पड़ा है वो यूनिट होल्डर्स जो 31/3/2019 को यूनिट हेल्ड करता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ही कैन कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ द लॉस। ठीक है, बट सर बाद में करंट ईयर के लॉसेस मान लो, करंट ईयर के लॉसेस होते हैं तो उन्होंने बोला है कि करंट ईयर के लॉसेस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उसी यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसने एटलीस्ट 12 महीने यूनिट्स हेल्ड की हो। ठीक है ना, ये कहता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर कोई भी लॉस हुआ है तो उसी यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसके पास एटलीस्ट 12 महीने से यूनिट्स हेल्ड करी हुई है, राइट, वो ही उसे आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना सर,
ये जो पुराना लॉस था, पुराना जो लॉस था 31/3/2019 तक, वो कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? आपने बोला ना सर 31/3/2019 तक जो भी लॉस है वो 31/3/2019 को जो भी यूनिट होल्डर्स हैं वो उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाएंगे, बट कितने टाइम तक? ये बोलता है रिमेनिंग टाइम पीरियड में सेट ऑफ कर पाएंगे। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि आपको 16-17 के अंदर लॉस हुआ था, 16-17 के अंदर लॉस हुआ तो आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 17-18 से, 17-18 से 24-25 तक आप उसे क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट्स अज्यूम 24-25 तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और ये 10 लाख रुपए 31/3/2019 को अवेलेबल थे और ये यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिए गए जो जो भी यूनिट होल्डर थे। तो यस, टिल 24-25 इन रिमेनिंग लाइफ दे कैन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और सॉरी दे कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, राइट। चलो अब देख लेते हैं कोई पॉइंट इसमें मिस तो नहीं हो रहा है। बस हो गया ये भी आपका कंप्लीट। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी है। सो नाउ दिस हैज बीन कंप्लीटेड, कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट।